नमस्कार, मैं हूं अजय दत्त और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़ की एक खास कार्यक्रम, जिसमें आपकी मुलाकात में एक महान शख्सियत, एक अपने युवा भाई से करवा रहा हूं, जो कि अभी सेकंड कैप्टन के रूप में, सेकंड ऑफिसर के रूप में मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं, हिमांशु भट्ट जी। और मैं चाहता हूं कि हिमांशु भट्ट जी कुछ ऐसी बातें साझा करें जो कि आज के युवाओं के लिए उसके करियर बिल्डिंग में काम आए, और इस मर्चेंट नेवी की जो वास्तविकता है उसे भी समझने के लिए एक अवसर मिले, क्योंकि आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, सेकंड ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, और फिर अभी छुट्टी पे यहाँ आए हुए थे, तो इनसे समय लेकर ये बात करने का जो अवसर मिला है इस रेस्टोरेंट में बैठ के, तो चलिए सीधे बातचीत करते हैं। हिमांशु जी से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी सेकंड ऑफिसर है मर्चेंट नेवी में। तो हिमांशु जी, पहली बात तो ये कि आप थोड़ी सी अपने बारे में बताएं कि आप किस तरह से मर्चेंट नेवी में गए, किस तरह से आप मर्चेंट नेवी की तरफ आगे बढ़े। मर्चेंट नेवी में तो खैर मेरे फादर की डेथ हो गई थी काफ़ी पहले। उस समय मैं लगभग 8th क्लास में था, तो उसके बाद से थोड़ा फाइनेंशियल ट्रबल्स ज़्यादा रहे, तो मर्चेंट नेवी मेरे हिसाब से उस टाइम पे मतलब पैसा कमाने का अच्छा करियर ऑप्शन था, तो फाइनेंशियली ज़्यादा मैंने सोच के करियर ज्वाइन करा। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि दिमाग में एक बात तो आई कि भाई अगर फाइनेंशियली साउंड होना है तो हाँ, मर्चेंट मतलब नेवी उस में जाना समय जब फाइनेंशियल दिक्कत होती है तो आदमी कुछ नहीं सोचता ना। नहीं, मर्चेंट नेवी तो एक अच्छा खासा ऑप्शन है। हाँ, मर्चेंट नेवी मतलब अगर फाइनेंशियल कंडीशन अपनी ठीक करनी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। तो एक बात तो आपने कह दिया कि मर्चेंट नेवी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कोई वो नहीं है, अच्छे हो जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब एक मेन रीजन ये रहा मेरा। अच्छा, इस मर्चेंट नेवी में जाने के लिए भट्ट जी किस शिक्षा की जरूरत पड़ती है? मतलब अगर आपको ऑफिसर वाली 2 लाइन्स उसमें होती है, एक ऑफिसर की लाइन होती है, एक इंजीनियरिंग की लाइन होती है, और एक जीपी रेटिंग की होती है। तो जैसे ऑफिसर लाइन ज्वाइन करनी है आपको तो 12th में मिनिमम 60% पीसीएम में होने जरूरी है। मतलब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि वो साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, और पीसीएम में 60% पीसीएम जनरल कैटेगरी क्राइटेरिया है। ठीक। फिर उसके बाद इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, तो वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं साल में 2 बारी। क्या नाम है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जी। तो वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर ही काम करती है, डीजी शिपिंग के अंडर जी। तो वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, जैसे आपकी रैंक आई, पीसीएम बेस्ड 12th का वो एग्जाम होता है बेसिकली, और बहुत टफ भी नहीं होता है। तो उस एग्जाम को देने के बाद आप की जब रैंक आ जाती है तो आपको काउंसलिंग के लिए फिर वो बुलाते हैं। एक चीज आपने कहा, मैं भी आपसे एक और जानकारी को लेने के लिए ये बात कर रहा हूँ जी। आपने कही कि वो एग्जाम ऐसा कोई टफ भी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि तो जैसे मैं ये जानना एग्जाम होता है, आईआईटी का एंट्री लेवल आप टफ बोल सकते हो। जी भट्ट जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सामान्य जो स्टूडेंट है, हाँ, उसके दिमाग में कोई फोबिया ना हो। हाँ, फोबिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बहुत टफ है, नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत होने वाली है। जी जी जी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप ये जरूर हमारे एवरेज स्टूडेंट भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है तैयारी के साथ विदिन 6 मंथ्स। 6 महीने की तैयारी चाहिए जी जी। और पीसीएम बेस्ड एग्जाम होता है, तो एवरेज स्टूडेंट भी निकाल लेता है उसको। तो एवरेज स्टूडेंट निकाल लेता है। जो एससी और एसटी कैटेगरी के भी जो बच्चे हैं वो भी, उनको तो और रियायत है इसमें। अच्छा, मर्चेंट नेवी के नाम से जो कई सारी प्लेसमेंट कंपनियां हैं जी, जो काम कर रही हैं, वो इस काम दिलाने के नाम से या मर्चेंट नेवी में उसको एंटर कराने के नाम से लाखों रुपए ले लेती है, बहुत पैसे नहीं, वो इसमें वो कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आईएमयू है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ना। इसमें 2 टाइप के एग्जाम होते हैं। एक तो कंपनियां भी लेती हैं एग्जाम, पर वो आपसे पैसे नहीं लेती हैं उस चीज के लिए। वो आपको हायर कर रही है पहले ही कि आप मतलब जब आप 1 साल की अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग पूरी करोगे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद फिर आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाते हैं। उसकी भी पूरी लिस्ट आईएमयू की वेबसाइट में है। मतलब हमें कोई अलग से पैसे देने की जरूरत कुछ नहीं, अभी कुछ पैसा नहीं। जब आप काउंसलिंग क्लियर करके आपको इंस्टीट्यूट मिलता है। तो दर्शक को ये बता देना चाहेंगे कि इस तरह के इन्फ्लुएंस में नहीं जाना चाहिए। हाँ, पैसे के इन्फ्लुएंस में प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। प्रोसीजर आप एक बार
हाँ, वो प्रोसीजर यही है कि जैसे आपने आईएमयू का फॉर्म भरा, फिर एग्जाम दिया, फिर उसका रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट आने पे काउंसलिंग हुई, फिर काउंसलिंग में भी रैंक वाइज इंस्टीट्यूट होते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए। तो काउंसलिंग में बेसिकली आपको इसलिए बुलाते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए। और इसमें एक चीज और है कि आप पे स्पॉन्सरशिप पहले होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि जब आप 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करोगे तो 18 महीने की ट्रेनिंग शिप में होती है। अच्छा, तो वो कंपनी पहले होनी चाहिए आपके पास। जो आप जैसे ट्रेनिंग पूरी करोगे तो आप शिप चले जाओ, शिप, उस कंपनी के शिप में चले जाओगे आप। तो इस नाम पे भी कहीं पैसे वैसे ना, तो... कहीं पैसे नहीं होते, उन कंपनियों के एग्जाम फ्री होते हैं। अच्छा, वो एग्जाम लेके आपको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको लेटर दे देते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से उपलब्ध होती रहती है? इसकी आईएमयू की वेबसाइट है। क्या है वेबसाइट? वही www.imu.edu.com वही होगी .com। अच्छा, आईएमयू ही आप गूगल में डाल दो। IMU, हाँ, IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ओके ओके, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। नाइस, ठीक है जी। तो वहाँ पूरा क्राइटेरिया, पूरी फीस, इंस्टीट्यूट में क्या फीस जाएगी आपकी, 1 साल की फीस जाती है, बोर्डिंग लॉजिंग सब और पढ़ाई की, तो वो सब वहाँ लिखा हुआ है। उससे ज्यादा आपसे इंस्टीट्यूट भी नहीं ले पाएगा। अच्छा, एकेडमिक प्रोसेस ये हो गया जी। तो इसमें खर्चा कितना आता होगा टोटल कुछ? मेरे हिसाब से अंदाजन 7-1 लाख रुपए का खर्चा है। 7-1 लाख रुपए लगते हैं इंस्टीट्यूट पे जो पढ़ाई होगी 1 साल की, वो फीस 7 लाख रुपए के करीब जाती है। फिर जब आप 18 महीने की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है शिप में जी, तो वो जनरली 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर 2 महीने की छुट्टी, फिर 6 महीने की ट्रेनिंग, ऐसे करके 18 महीने की ट्रेनिंग आपकी शिप। आप जब एजुकेशन ले रहे थे वर्जी जी, तो कैसा बोरिंग लग रहा था? कैसा फील कर रहे थे? क्योंकि आप तो एक क्राइसिस से भी गुजर रहे थे। नहीं, ठीक था। एजुकेशन वो काम ही आती है शिप में, जो बेसिकली 1 साल वो पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो वो सब शिप में प्रैक्टिकली हमें करना पड़ता है। मतलब ग्रामर क्लियर हो जाते हैं? हाँ, किसी काम को भी करना मतलब है, कुछ नॉलेज तो आ ही जाती है ना। आप बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाते ना, कि उसमें बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत सर्टिफिकेशन होती है 1 साल के दौरान। जी। तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि कोई बोरिंग नहीं है ना। अगर कोई स्टूडेंट इसको एज ए करियर लेना चाहता है जी, और वो जाए, थोड़ा सा पैशन रखे, जी, है ना, पेशेंसफुली अगर उस काम को करता है, हाँ जी, तो दिस इज नॉट वेरी टफ। हाँ, बहुत टफ भी नहीं है, काम सारी जगह ही करना पड़ता है। चलिए, एजुकेशन ये है कि जिस काम के आपको यहाँ पे कम पैसे मिल रहे हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ भटजी ना, एजुकेशन पार्ट तो इस तरह से आपने कंक्लूड किया कि स्टूडेंट इस तरह से जाए, इस तरह से अप्लाई करे, फलानी साइट को देखे, वहां से जानकारियां हासिल करे और उस उपयुक्तता के हिसाब से वो उसको प्रोसीड करे। हाँ, इसके बाद अब आती है एंट्री जॉब के लिए। जब ये काम हो गया जी, फिर अब आप कैसे गए, क्या हुआ सर? फिर जैसे 18 महीने की ट्रेनिंग आपकी पूरी होती है जहाज में, तो फिर आप वापस आते हो, तब एक 4 महीने का कोर्स हमें करना पड़ता है। सेकंड मिड फंक्शन उसको कहते हैं। फिर उसके एग्जाम ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लेती है जी, रिटन और ओरल, 2 एग्जाम होते हैं जी। और फिर उसके बाद वो आपको सेकंड मिड का लाइसेंस दे देते हैं। फिर आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। आप अपनी पुरानी कंपनी में जाना चाह रहे हो तो आपको 3rd ऑफिसर वो चढ़ा देंगे। अच्छा, जो मतलब जिसके जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है जी, उनकी अपनी शिप है। हाँ, वो कंपनी होती है, कंपनी होती है, शिपिंग कंपनी होती है, शिपिंग कंपनी होती है। वो आपको 3rd ऑफिसर वापस अपने शिप में ही चढ़ा देंगे, वो अपने शिप में ब्रॉड कर देंगे और आपको ब्रॉड करके जॉब दे देंगे। जी, जी, जी। तो उस समय में क्या पैसा मिल जाता है? 3rd ऑफिसर में ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से 3000 से 4000 डॉलर के बीच में है यूएस। 3-4 हजार डॉलर? 3000 से 4000, मिनिमम 3000 तो है ही। तो 32-35 हजार मैक्सी, हाँ, 3500 डॉलर, यूएस डॉलर कह रहा हूँ, तो मतलब 2,70,000 रुपए के करीब, 2,70,000 करीब बैठता है। स्टार्टिंग लग जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब जॉब स्टार्ट होते ही करियर, अगर आपने 1-8-10 लाख रुपए खर्चा किया है जी और थोड़े से आपके अंदर पेशेंस है जी, तो आप जो है जॉब अपनी करियर को स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए जी 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 आपको बेसिक में मिल जाता है। फिर किस तरह से सर आप चले फिर आगे सेकंड ऑफिसर फिर बने? 3rd ऑफिसर में आप पे 2nd ऑफिसर का लाइसेंस होता है। फिर 3rd ऑफिसर में 1 साल करने के बाद आपका प्रमोशन हो जाता है 2nd ऑफिसर में, जैसे आप काम सीखते हो 2nd ऑफिसर का। फिर उस 2nd ऑफिसर बनने के बाद फिर आपको चीफ मेट के एग्जाम देने पड़ते हैं, वो भी 2 फेज में होते हैं। फिर ओरल एग्जाम देना पड़ता है, फिर चीफ मेट लाइसेंस मिलता है, फिर आप चीफ ऑफिसर बन जाते हो। फिर ऐसे ही एग्जाम, फिर कैप्टन का लाइसेंस आपको क्लियर करना तो पड़ता है। एग्जाम कौन कंडक्ट करती है? ये सब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग करती है इसको कंडक्ट।
उसके लिए प्रिपेयर करता रहना जी चाहिए। हाँ, उसके लिए पढ़ते कोर्सेज रहिए। होते हैं, पढ़ाई होती है, साथ साथ पढ़ते हाँ, रहें, जी, कोर्सेज जी, करते रहें। ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं कोर्सेज? नहीं नहीं, ये तो इंस्टीट्यूट में करने पड़ते हैं। तो फिर जॉब छोड़ के आके इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। हाँ, छुट्टी के टाइम पे। जब आप छुट्टी के टाइम पे आते जी। हैं तो उस समय आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, हाँ कुछ और छोटे बड़े कोर्सेज कर लें। जी, वो आपको अपलिफ्ट करने में, अपग्रेड करने में हेल्पफुल जी, मतलब जी। हेल्पफुल होता है वो, जी है ना? जी, जिससे आप और रैंक्स को अपेंड हाँ, करेंगे, जी अपेंड करके फिर आपकी जॉब बड़ी होती है, आपके सैलरीज वगैरह बढ़ती जी हैं। जी जी। तो सेकंड ऑफिसर के रूप में सर किस तरह से क्या ले रहे हैं इस टाइम? बस सेकंड ऑफिसर रूम में $5,000 के करीब है, $5,000। हाँ, इंडियन करेंसी में क्या बनेगा सर? ये लगभग 4-1 लाख रुपए बन जाता है। 4 लाख रुपए सेकंड जी। ऑफिसर को मिल जाता है। मैं अच्छा खासा मतलब है। हाँ मैं अगर देखूं कि कोई मतलब कोई यूपीएससी क्वालिफाई करके भी कोई बहुत हाई लेवल, अगर खाली पैसा कमाना है जी और किसी हाई लेवल जॉब को भी, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई हाई लेवल जॉब भी कर रहा है, जी, तो 5-4 लाख रुपए महीने की सैलरी तो शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हाँ इतनी डिपार्टमेंट आसानी से नहीं मिलती। में नहीं होती है। जी जी और अगर कोई मर्चेंट नेवी में जाता है, जी अगर उसको पैसा कमाना है, नीड उसके पैसे हैं, जी है ना, तो वो पहले से ही एक फोकस बना ले, फोकस कर ले कि मुझे जो है मर्चेंट नेवी में जाना है, मुझे पैसा कमाना है। जी जी तो 12th पास करके इधर उधर समय ना लगा के, जी, है ना, हाँ शिपिंग, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ शिपिंग के तरफ कोर्स करे, जी शिपिंग के तरफ एजुकेशन ले, जी जी है ना, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे। जी, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, जैसा आपने कहा जी जी कि पीसीएम से वो 12th पास होना चाहिए, 60% एग्रीगेट होना चाहिए जी उसका, जी जी और इस तरह से वो उसको कंडक्ट करे और धीरे से आगे बढ़ के वो अच्छा पैसा कमा सकता है। जी और वो इस चीज से भी बच जाता है कि वो इलीगल इमिग्रेशन जो होती हैं जी उससे भी बच जाता है। जी क्योंकि मैंने भटजी आपसे बताऊं सही बात, अपनी एक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी मैं कई लोगों से मिला, कई ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले, कई ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले जो अपने बच्चों को इसलिए यूएस भेजना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं एजुकेशन वीजा पे, जी पढ़ने लिखने के लिए, कि वहाँ वो जाते हैं और जाने के बाद में मैंने देखा कि ऐसा होता है कि उनका मतलब एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती है, जी और कई बार तो वीजा डिफॉल्ट मतलब फॉल्ट में आ जाता है, जी कई तरह की चीजें हो जाती हैं। तो वो आफ्टर ऑल पैसा कमाने के लिए जाने की वजह से सारे रिस्क ली जा रही होती है। जी 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 इसके पीछे वो कई लाख रुपए लगा रहे होते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए वहां भी खर्चा कर रहे होते हैं। जी और मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अगर वो मर्चेंट नेवी की तरफ जाता है जी तो स्वाभाविक स्तर पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो मर्चेंट नेवी की तरफ गया तो उसके एक तो उसका करियर सेट हो गया, उसका फोकस सेंट्रलाइज हो गया, दूसरा उसने जो पैसा लगाया उसको कहीं इलीगल माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी कहीं उसको और तरह की टेंशन नहीं होगी। जी जी, लेकिन एक बात और सुनिए कि इसमें एक सिकनेस सी हो जाती है, कह के कई बार ना लोगों ना ने कोई कहा। सिकनेस नहीं होती, अच्छा, ऐसी भी कोई बात ऐसा नहीं कुछ है? नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। ना। तो आप पानी में लगातार 6-6 महीने रहते हैं? अब तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं तो 3-3 महीने के भी हैं, कहीं अपनी मर्जी है वो तो, देखो अपनी जिसकी जो फाइनेंशियल नीड है उस हिसाब से। अच्छा, वहाँ लोग क्या सही है, करते कोई हैं। ऐसे नॉर्म्स नहीं होते कि आपको इतने टाइम में ही छुट्टी मिलेगी या नहीं इतनी होता है, छुट्टी जिसको मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हम्म, जैसे 3 महीने का तो आपको मिनिमम 3 महीने तो काम करना ही पड़ेगा, किसी का 6 महीने तो वहाँ मिनिमम 6, उतना मिनिमम तो करना ही है। अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी है तो तब वो भेज तो देते मतलब हैं। जैसे 6 महीने के बीच में ब्रेक मिल जाती है। जी, जी, वो जी। ब्रेक कितने टाइम की रहती है? वो आपकी मर्जी पे है, अच्छा, मिनिमम 2 महीने 3 महीने तो होता ही है। मतलब आप 2-3 महीने घर भी आ सकते हाँ हैं। जी जी, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में चले गए हैं हाँ तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप हर 6 महीने 2-3 महीने के लिए अपने घर आ सकते हैं और आराम से अपने परिवार के साथ भी समय बिता जी सकते जी हैं, जी जी और अपने स्थान पे जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ भी अपनी डेवलपमेंट को देख सकते हैं। जी खाली ये नहीं है कि आपने सिर्फ वहाँ जाकर के नौकरी करा और आपके पास जी, टाइम नहीं, बहुत टाइम मिल जाता है, समय भी बहुत है। हाँ समय भी बहुत है। तो इस तरह से इसके प्रोसीजर्स होते हैं और जी। इस तरह से इसको करना चाहिए। जी बट जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, नहीं, वाकई सर, में आपने बिल्कुल। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक इंफॉर्मेशन जो है हमसे आपने शेयर किया है, जी और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि जो हमारे यूथ दर्शक हैं, जितने युवा साथी हैं, वो कई अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो भी अपनी करियर के तलाश में है, जी तो उनके लिए ये बड़ा यूजफुल रहेगा। जी। और आपने समय दिया चैनल को, नहीं सर, बिल्कुल। मेरे साथ बैठ के आपने बातचीत की, जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मिलते रहेंगे और आगे भी आपसे जानकारियां लेते जी, रहेंगे भट्ट जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।